बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 वेव्स के लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो सुपरपोजिशन के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, फिर इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि दो वेव्स जो हैं, अगर उनकी नेचर सेम है और वो सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, तो उसके नतीजे में एक नई वेव क्रिएट हो जाती है। अब इस रीजन में वेव्स क्या करती हैं, ओवरलैप होती हैं, यानी कि एक वेव दूसरी वेव के ऊपर आ जाती है। तो वो वेव जब आएगी, फाइनल वेव, वो वेव क्या होगी, रिजल्टेंट वेव अगर उसको नाम दें तो वो जो दो वेव्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करने के नतीजे में आएगी, और इस एनालिसिस को हम सुपरपोजिशन का नाम देते हैं। ठीक है, इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, व्हेन टू आर मोर वेव्स आर पासिंग थ्रू द सेम रीजन एट द सेम टाइम। जब दो या दो से ज्यादा वेव्स पास कर रही हैं सेम रीजन से सेम टाइम में, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पॉइंट पे जहां पे वो इंटरेक्ट करेंगी, वो इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के। यानी कि एक वेव का डिस्प्लेसमेंट और दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट ऐड अप होके नेट रिजल्ट देंगी, जो हमारे पास फाइनल वेव आएगी उसका डिस्प्लेसमेंट देंगी। इस सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को हम डायग्राम की मदद से भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स सेम रीजन में सेम टाइम पे पहुंचे, तो उस केस में जो फाइनल वेव आती है उस वेव का डिस्प्लेसमेंट उन इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स का सम होता है। एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। अगर एक पार्टिकल है किसी भी मीडियम का, वो एक्ट करता है n नंबर ऑफ वेव्स, कुछ इस तरीके से कि जो डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू ईच ऑफ इंडिविजुअल n waves is y1, y2, y3, yn, then resultant displacement y of the particle is y equal to y1 plus y2 plus y3 plus yn। कि अगर एक पार्टिकल है जो कि एक्ट कर रहा है n नंबर ऑफ वेव्स के साथ, कुछ इस तरीके से कि जो उसके इंडिविजुअल n वेव्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट y1, y2 और y3 और y अप टू yn है, n कोई भी नंबर है, उतने नंबर तक ये डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है y का, वो क्या आएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये हमारे पास एक डायग्राम शो की गई है जिसमें एक ग्रीन वेव है और एक ये रेड वेव है। तो इन दोनों का एड अप होके फाइनल वेव जो आ रही है ये आपको दिखाई दे गई है पर्पल कलर में। अब इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इस पॉइंट पे ये -0.9 है और ये -2.1 पे है। तो जब ये वेव्स ऐड अप होंगी तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, -3। और इसी तरह इस पॉइंट को चेक करें तो यहाँ पे ग्रीन वेव का भी 3 है और रेड वेव का भी 3 है, ये ऐड अप होके 6 बना देंगी, तो ये इस पॉइंट पे हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी पॉइंट्स हम लें तो दोनों वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड अप होके फाइनल वेव का डिस्प्लेसमेंट हमें देगा, या उसको आप एम्पलीट्यूड कह लें। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो है उससे 3 इफेक्ट्स निकल सकते हैं। जहां पर भी वेव्स की सुपरपोजिशन होगी, उस सुपरपोजिशन के नतीजे में इन तीनों में से कोई एक इफेक्ट जरूर होगा। पहला क्या है, जब दो वेव्स उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, उनकी स्पीड सेम हो और वो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, तो उसके नतीजे में जब वो सुपरपोज होंगी तो उस इफेक्ट को हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का नाम देते हैं। क्या बताया है, फ्रीक्वेंसी सेम हो, स्पीड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, मीडियम सेम हो, और तो दो वेव्स के मिलने से इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। इसी तरह जब दो वेव्स फ्रीक्वेंसी सेम हो, स्पीड सेम हो, मीडियम सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसके नतीजे में वेव्स जब सुपरपोज होती हैं तो सुपरपोजिशन के मरहले में स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। पहले में इंटरफेरेंस,
दूसरे में स्टेशनरी वेव्स। तीसरे पॉइंट की बात करें तो जब दो वेव्स जो जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी उनकी थोड़ी सी डिफरेंट है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन सेम है और मीडियम सेम है, तो उसके नतीजे में बीट्स आती हैं। पहले केस में क्या था, फ्रीक्वेंसी सेम हो, स्पीड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, मीडियम सेम हो तो इंटरफेरेंस, स्पीड सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, मीडियम सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो स्टेशनरी वेव्स, स्पीड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, मीडियम सेम हो, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंस हो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीज में, तो उसके नतीजे में बीट्स आती हैं। तो ये सुपरपोजिशन के 3 इफेक्ट्स भी हमने यहां पे डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज इंटरफेरेंस, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड कोरेस्पॉन्डिंग कंडीशंस। तो हम सुपरपोजिशन के जो इफेक्ट्स हैं उनमें हमने पहला इफेक्ट इंटरफेरेंस का पढ़ा था। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, interference of the waves is a phenomenon that occurs when 2 or more waves superimpose to form a resultant wave of greater, lower or the same amplitude। एक ये डेफिनेशन है और एक जो इफेक्ट्स वाले में पिछली स्लाइड में आपने डेफिनेशन देखी इंटरफेरेंस की, वो भी आप लिख सकते हैं। वो डेफिनेशन वहां पे आपको बता दी थी। इस डेफिनेशन ये लिखा गया है कि जब 2 या 2 से ज्यादा वेव्स आपस में मिलती हैं और उन वेव्स के नतीजे में जो रिजल्टेंट वेव आती है उसका एम्पलीट्यूड ग्रेटर हो सकता है, लोअर हो सकता है या सेम हो सकता है इंडिविजुअल वेव्स के। इसको हम डायग्राम की मदद से भी देखेंगे। हमारे पास जो इंटरफेरेंस है वो 2 टाइप्स की होती है, एक को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और दूसरी को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त होती है जब 2 वेव्स आपस में मिले हैं और वो वेव्स इन फेज हों। इन फेज से क्या मुराद है कि एक वेव जिस पॉइंट से शुरू हो रही है दूसरी वेव भी उसी पॉइंट से शुरू हुई है और क्रस्ट की तरफ गई है तो ये भी क्रस्ट की तरफ गई है, यानी कि सेम टू सेम हो, तो उसको हम इन फेज का नाम देते हैं। और दूसरा इसका क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर और एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के ऊपर और एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर आ जाए तो इसके नतीजे में जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में आएगी और उस वेव का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव की निस्बत इंक्रीज कर जाएगा। ये वेव ए का एम्पलीट्यूड था, ये वेव बी का एम्पलीट्यूड है, तो नतीजतन जो रिजल्टेंट वेव आई वो क्या आई, वेव ए प्लस वेव बी, यानी कि एम्पलीट्यूड इन दोनों इंडिविजुअल्स को ऐड अप करके डबल हो गया। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2 वेव्स आपस में जब मिलती हैं तो वो आउट ऑफ फेज होती हैं, 180 डिग्री के एंगल होता है। 180 आप ये देख सकते हैं, ये क्रस्ट की तरफ बढ़ी है तो ये ट्रफ की तरफ आ गई है। अब इन 2 केसेस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्रस्ट ट्रफ के ऊपर और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आया है, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी, तो वेव हमारे पास कोई भी शो नहीं होगी। यानी कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा 2 वेव्स के मिलने की सूरत में तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा 2 वेव्स के आपस में मिलने से तो क्या होगा, कोई वेव नहीं बनेगी, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। इसके बाद हम इसकी कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, कुछ कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के लिए। सबसे पहली क्या है, वेव्स मस्ट बी ट्रेवलिंग इन दी सेम स्पीड, वेव्स जो हैं वो सेम स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही हों। दूसरा पॉइंट क्या है, वेव्स मस्ट अराइव एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, वेव्स जो हैं वो सेम प्लेस पे सेम टाइम में पहुंचनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, वेव्स मस्ट बी इन फेज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड आउट ऑफ फेज यानी कि 180 डिग्री फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेव्स जो हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो इन फेज होनी चाहिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आउट ऑफ फेज होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा होगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए d इक्वल टू m लैम्डा, और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1/2 लैम्डा होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फार्मूला हमारे पास होगा d इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस d इक्वल टू m लैम्डा
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस d इक्वल टू m+1/2 लैम्डा होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द फेनोमेना ऑफ बीट्स। बीट्स का फेनोमेना डिस्कस करना है। बीट्स का फेनोमेना क्या है? बीट्स की डेफिनेशन क्या है? बीट्स इज ए फेनोमेना दैट अकर्स व्हेन टू साउंड वेव्स विथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर विद ईच अदर। कि बीट्स एक ऐसा फेनोमेना है वो उस वक्त होगा जब दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो एक दूसरे की निस्बत, यानी कि दोनों की वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क हो, तो उन वेव्स के आपस में मिलने से बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। दिस इंटरफेरेंस रिजल्ट्स इन ए पीरियोडिक वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट साउंड वेव क्रिएटिंग अ रिथमिक फ्लक्चुएशन इन लाउडनेस। के ये जो इंटरफेरेंस होगी इसके नतीजे में पीरियोडिक वेरिएशन आती हैं। पीरियोडिक वेरिएशन के बाद पीरियोडिक वेरिएशन से मुराद ये है कि कुछ टाइम के बाद एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, तो पीरियोडिक वेरिएशंस आती हैं एम्पलीट्यूड की, और इसके नतीजे में रिथमिक फ्लक्चुएशन आती हैं लाउडनेस में। अब बीट्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं? जब दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज f1 और f2 जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं हैं, वो सुपर इम्पोज करती हैं, यानी कि आपस में मिलती हैं। जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये ब्लू और रेड कलर की जो वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। जब ये दो वेव्स इंटरफेयर करेंगी तो इनके कुछ मोमेंट्स ऐसे होंगे जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, और फिर कुछ मोमेंट्स ऐसे होंगे जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। तो ये क्या करेंगी? एक पीरियोडिक वेरिएशन आएगी रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड में, इसको हम बीट्स का नाम देते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बीट फ्रीक्वेंसी जो है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड और द बीट फ्रीक्वेंसी एफ बीट is equal to the difference between the frequencies of the two sound waves के number of beats per second। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, या इसको हम बीट फ्रीक्वेंसी को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये इक्वल होती है फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू साउंड वेव्स, यानी कि दो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लिया जाए तो वो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी के इक्वल आती है। एप्लीकेशंस अगर हम बीट्स की देखें तो सबसे पहले हमारे पास है ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए बीट्स का सहारा लिया जाता है। जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूजिक प्ले करते हैं, वो बीट्स यूज करते हैं किसके लिए? इंस्ट्रूमेंट्स को एक्यूरेट ट्यून करने के लिए। वो क्या करते हैं? सुनते हैं बीट फ्रीक्वेंसी को। बीट फ्रीक्वेंसी कौन सी? जब दो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाएगा तो उनकी वजह से बीट प्रोड्यूस होगी, जब उन दो इंस्ट्रूमेंट्स के दरमियान फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होगा, तो उसके नतीजे में वो ट्यून करते हैं उस वक्त तक जब तक कि बीट डिसअपीयर हो जाए, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तो उसके नतीजे में दोनों इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो जाते हैं? इन ट्यून हो जाते हैं। उसके बाद रेडार सिस्टम्स है। डॉपलर रेडार यूज करते हैं डॉपलर इफेक्ट को और बीट फ्रीक्वेंसीज को, जिसकी मदद से वो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह मेडिकल अल्ट्रासाउंड में भी बीट्स का काफी रोल है। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के फर्स्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे। मजीद लॉन्ग क्वेश्चन को देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें, या इसके अलावा अगर आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करें। और अगर आप किसी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।